कोर्ट मनीष सिसोदिया जी को मास्टरमाइंड शराब घोटाले का कह रहा है। कोर्ट ये मान रही है कि नई शराब नीति लाने से राजस्व का नुकसान हुआ। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम विवेक बिहार में हैं और हमारे साथ लक्ष्मीनगर विधानसभा के विधायक आदरणीय अभय वर्मा जी हैं और यहाँ पे ललित नारायण मिश्रा जी के संस्था के थ्रू एक Y20 कार्यक्रम है, चौपाल है, उसी में ये आए हुए हैं। तो थोड़ा सा इनसे जानते हैं कि दिल्ली की राजनीति के बारे में और क्या एक्टिविटी अभी चल रही है, थोड़ा सा बताएं सर। दिल्ली की राजनीति तो चल ही रही है। सब लोग देख रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी शीश महल में सोए हुए हैं, किसी को शीश महल देखने नहीं दे रहे, और जो उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उसके खिलाफ वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो दिल्ली की जनता में बहुत आक्रोश है। आने वाले वक्त में उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होगा और निश्चित रूप से दिल्ली की जनता को जो बेवकूफ़ बना के, झांसा दे के वो सत्ता काबिज हुए थे, दिल्ली की जनता ही उनको उस सत्ता से बर्खास्त करेगी। शराब घोटाले पे तो वो कह रहे हैं कुछ मिला नहीं कोर्ट में और ये जबरदस्ती फंसा के रखे हैं लोगों को। वो क्या कह रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, उन्होंने बहुत कुछ कह लिया। कोर्ट क्या कह रहा है ये देखिए। कोर्ट मनीष सिसोदिया जी को बेल नहीं दे रहा। कोर्ट मनीष सिसोदिया जी को मास्टरमाइंड शराब घोटाले का कह रहा है। कोर्ट ये मान रही है कि नई शराब नीति लाने से राजस्व का नुकसान हुआ। सरकार ने खुद लिख के मुझको दिया है सदन में कि नई शराब नीति को लाने के बाद कम से कम 3100 करोड़ रुपये का चूना सरकारी खजाने पे लगा। तो विषय ये नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, विषय ये है कि तथ्य क्या है। अगर शराब घोटाले में कुछ नहीं था तो सिसोदिया जी को बेल क्यों नहीं दे रहा है कोर्ट? ऐसे ही वो सत्येंद्र जैन मामले में कह रहे हैं कि जज बदल दे रहे हैं ये लोग। जज बदलने से क्या बेल नहीं मिलेगा? जज तो जज ही, उनके कितने बेल खारिज हो गए ये उनसे पूछिए ना। सवाल ये है कि अब वो क्या बोलते हैं, उनके बातों की तो कोई वैल्यू है नहीं। बंगला नहीं लूंगा अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसको वो दिखा रहे हैं बार बार कि अब पावर मिल गया है उनको, ज़्यादा से ज़्यादा एलजी ने के कुछ पावर उनको मिले हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता। हमारा आज भी यही कहना है कि कोई भी ऑर्डर है वो कानून संगत आप कार्रवाई कीजिएगा तो किसी को दिक्कत नहीं होगा। आप किसी अधिकारी का ट्रांसफ़र पोस्टिंग लेके क्या अचीव करना चाहते हैं? इससे दिल्ली की जनता को क्या मिलने वाला है? आप ये चाहते हैं कि उँगली पे हम अधिकारियों को घुमाएँगे और जो ऑर्डर आते ही आपने 1 मिनट में एक एम्प्लॉयमेंट के जो अधिकारी थे, उनका आपने ट्रांसफ़र कर दिया। आप कानून का पालन कीजिए ना। किसी भी आईएएस के ट्रांसफ़र के लिए एक कमेटी होती है, एक सिस्टम होता है, सर्विसेज का एक नॉर्म्स होता है। आप उस नॉर्म्स को पालन करके काम कीजिए ना। हमारा सारा झगड़ा ही इसी बात पे है कि आपने नई शराब नीति बना दी और ऐसी नीति बनाई कि वो डीलरों को फ़ायदा होने लगा, शराब के दलालों को बेनिफिट होने लगा। तो सवाल ये है कि केजरीवाल जी के कलम से कोई ऑर्डर नहीं होगा। जो कानून संगत है वो काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एलजी साहब के यहाँ से आया ना बयान कि आज तक उन्होंने किसी अधिकारी के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा। सवाल ये है कि आप प्रस्ताव भेजोगे और एलजी साहब डिनाई करेंगे तो विषय बनता है। लेकिन ये क्या है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक आडंबर खड़ा करना। कोर्ट के ऑर्डर से ना ही उनको कुछ मिला है, ना ही किसी का कुछ चला गया है। कोर्ट ने कानून संगत काम करने की बात की है और उसी बात के हिमायती हम लोग भी हैं। जी, ये पहले भी जब अटल जी की सरकार थी, शीला दीक्षित थी इधर, उसके बाद भी मैंने कई सरकारें ऐसी रही कि केंद्र में दूसरी रही और स्टेट में दूसरी रही, लेकिन दिल्ली में काम होता रहा। इनमें क्या ऐसा खास है कि जब से ये आए हैं तब से गठबंधन बन नहीं रहा है आप लोगों का? इन्होंने काम करना नहीं, इनको प्रधानमंत्री बनने की बहुत जल्दी है।
इसलिए ये छोटी-छोटी बातों को इतना लंबा करते हैं, इतना भौकाल बनाते हैं, इतना प्रोपगंडा फैलाते हैं कि देश के लोग सुने और देखें। लेकिन अब उनका भंडाफोड़ हो गया है। जब आप अपने घर के खर्चे रेनोवेशन के नाम पे 45 करोड़ लुटा सकते हैं और मुख्यमंत्री निवास एक राजमहल हो, इसके लिए आप 21 फ्लैट, 21 कोठी अधिकारियों से खाली करा के उस कोठी को तुड़वा सकते हैं और उससे 21 कोठी के अधिकारियों को सीडब्ल्यूजी में फ्लैट देने के लिए 126 करोड़ रुपया खर्च कर सकते हैं। और जब ये सब करने के बाद सैकड़ों पेड़ कटवा सकते हैं, कोई बिल्डिंग बाय लॉज से आप शीश महल बनाते नहीं हैं, ऐसे आदमी को क्या कह सकते हैं? यही कह सकते हैं कि ये मन चला है और जनता का विश्वास खो चुका है। वक्त आएगा तो जनता इसको सबक सिखाएगी। जी, अभी कल कर्नाटक चुनाव का रिजल्ट आया है, 2024 सामने है, क्या फर्क? देखिए, कर्नाटक के चुनाव से केंद्र के चुनाव को ना जोड़िए। उसके 2 कारण हैं। एक तो कर्नाटक चुनाव का परिणाम जो पिछले 30-40 वर्षों से एक ट्रेंड था कि एक बार पक्ष, एक बार विपक्ष, एक बार पक्ष, एक बार विपक्ष, वही हुआ है। जो प्रचलन है वहाँ, उसी प्रचलन के आधार पे, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो अब कांग्रेस की आ गई, पहले कांग्रेस की थी तो भारतीय जनता, तो ये तो परिवर्तन वहाँ के स्वभाव में है और ये हुआ, पहली बात। और दूसरी बात कि एक कर्नाटका स्टेट के रिजल्ट से आप 2024 का व्याख्या करेंगे तो कहीं न कहीं आपकी भूल होगी, क्योंकि 2019 में, ये तो अभी 1 साल समय है, कर्नाटक के चुनाव ठीक अगले अप्रैल मई में केंद्र का चुनाव होगा। नवंबर में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों की तीनों स्टेट बीजेपी हार गई थी और उसके बाद ठीक 3 महीने बाद हम केंद्र के चुनाव में गए थे और बम्पर वोट राजस्थान की 25 सीटें, छत्तीसगढ़ के 13 में से 9 सीटें और मध्य प्रदेश के 27 में से 25 सीटें हम जीत के आए। तो उस विधानसभा चुनाव का कोई प्रभाव 4 महीने बाद केंद्र के चुनाव के पे नहीं दिखा। तो कहीं न कहीं हम स्टेट के चुनाव से केंद्र के चुनाव को तुलना करके एक प्रोपगंडा बनाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई कामयाबी नहीं होगी। मैं कर्नाटक का ही उदाहरण देता हूँ कि कर्नाटक 2018 में जब कांग्रेस कम सीटें रह गई थी तो जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी और वो सरकार में थे और जेडीएस और कांग्रेस दोनों ने मिलके केंद्र के चुनाव में साथ मिलके बीजेपी के खिलाफ लड़े थे और उसके बावजूद वहां की 28 लोकसभा सीट में से 25 लोकसभा सीट बीजेपी जीत के आई थी, जबकि सरकार उनकी थी और उनका गठबंधन था। तो इसलिए तुलना हम करेंगे तो गच्चा खाएंगे। मोदी के नाम पे देश की जनता में कोई दुराग्रह नहीं है, कोई विवाद नहीं है और ना ही उनको मोदी का कोई ऑप्शन दिख रहा है। विपक्ष एकजुट हो रहा है, नीतीश कुमार जी एकजुट करने में मैं तो कहता हूँ विपक्ष को एकजुट होना चाहिए। जब वो एकजुट होंगे तब जनता को समझ में आएगी कि सारे अपॉर्चुनिस्ट एक साथ हो रहे हैं और जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ था तो अखिलेश जी, मायावती जी, कांग्रेस सब मिलके ही चुनाव लड़े थे, तो क्या हुआ था वो परिणाम निकाल के देख लीजिए। तो इसलिए एकजुट होना महत्वपूर्ण नहीं है, आप देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, आपका विजन क्या है देश के लिए, वो बताना जरूरी है। अब जनता को आप बरगला नहीं सकते। चलिए सर, आखिरी सवाल, जंतर मंतर पे कुछ खिलाड़ी काफी दिन से बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से खिलाड़ी जिस भी कारण से बैठे हैं, उसमें जब से पॉलिटिकल हस्तक्षेप हुआ है तब से वो मामला खिलाड़ियों का नहीं रहा, वो पॉलिटिकल बन गया। जब किसान आके बैठ जा रहे हैं, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी जाते हैं, तो कहीं न कहीं ये संदेश जा रहा है कि वो खिलाड़ी के नाम पे राजनीति हो रही है। और जहाँ तक खिलाड़ियों का डिमांड था कि जो वो, हाँ, रेसलिंग फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, वो एफआईआर दर्ज हो चुका है। उनके खिलाफ एक एसआईटी गठन हो और जांच हो, वो भी गठन होके जांच हो रहा है।
सब कुछ उनके मान ली गई है, अब वो कह रहे हैं कि इसको गिरफ्तार करो। तो वो तो कानून के संगत ही होगा। आज मैं धरना पे बैठ जाऊं कि फलाने को गिरफ्तार करो तो धरना से हटूंगा, तो ये न्यायोचित डिमांड नहीं है। इसलिए अब ये राजनीतिक रूप ले चुका है, इसलिए मुझे खिलाड़ियों के साथ संवेदनाएं हैं, लेकिन वो खिलाड़ी हैं, पॉलिटिकल लोग उनको यूज़ कर रहे हैं और वो यूज़ हो रहे हैं, इसलिए उनको बैठना पड़ रहा है। लेकिन आपने जो उनका शुरू में डिमांड था वो पूरा हो चुका है। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।